गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। नाम है सीक्वेंशियल सर्किट। मज़ेदार टॉपिक है। इसके पहले हम लोग दो और मेन टॉपिक को पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बताया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो बेसिक था, जिसमें नंबर सिस्टम पढ़े, लॉजिक गेट पढ़े, कोड्स के बारे में जानकारी लिए, बूलियन अलजेब्रा के बारे में जानकारी लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी लिए और कर्नॉफ मैप के बारे में जानकारी लिए। इतना सारा टॉपिक मैं एक पोर्शन में पढ़ाया था, जिसको बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ाया कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या आया था याद करा देता हूँ। एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कॉम्परेटर, कोड कन्वर्टर, और इतने सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और भी हो सकते हैं। इतने सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग कॉम्बिनेशनल लगभग फिनिश किए। अब हम लोग का तीसरा पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट। अभी मैं सीक्वेंशियल सर्किट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सीक्वेंशियल सर्किट में कौन कौन से टॉपिक को मैं डील करूँगा। ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले मैं टॉपिक जो बताऊंगा उस टॉपिक का नाम है FLIP फ्लिप, FLOP फ्लॉप। पहला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहला यही मैं पढ़ाने वाला हूँ, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की पूरी कहानी, फ्लिप फ्लॉप कैसे बना, फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे ही फ्लिप फ्लॉप फिनिश्ड होगा, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, उसका नाम है SHIFT शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर ये दूसरा टॉपिक हमारा होगा, जो कि इस सीक्वेंशियल सर्किट में पढ़ेंगे। ये रजिस्टर शब्द को ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो शुरुआत में पढ़ते थे रजिस्टर, RESISTOR, जिसका सिंबॉलिक जनरली अगर आपको रेसिस्टर बोला जाता तो ऐसे होता है, ये नहीं है, वो इसको नहीं समझना, ये रेसिस्टेंस है, ध्यान देना, RESISTOR। बट यहाँ पर देखिए क्या REGISTOR। इसके बारे में भी समझाऊंगा कि ऐसा शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, काउंटर। ठीक है, काउंटर। तो मुख्यतः ये तीन टॉपिक हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ने वाले हैं। अगर ये तीन सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये तीन टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो कहा जाता है कि चलो सीक्वेंशियल सर्किट आपने सीखा। ठीक है, तो हमारा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इन तीन टॉपिकों को अच्छे से डील करना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन हमने सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट, दो तरह के सर्किट्स के बारे में जिक्र किया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक सीक्वेंशियल सर्किट। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं कॉम्बिनेशनल स्टार्ट कर रहा था उसी समय इसको मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे या आप देखेंगे नहीं, मालूम है आप नहीं देखेंगे, पीछे जाकर बोलेंगे भी कि आप देख लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से वीडियो कट करके जस्ट इसके बाद, यानी मैं जहाँ पर अभी ख़त्म करूँगा उसी में अटैच कर दूँगा वीडियो को, ताकि आप देख लें और इसी दौरान आप आराम से समझें कि एक्चुअली कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो उसी वीडियो को उसमें से कुछ पार्ट कट करके, क्लिप करके मैं यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं और भी टॉपिक में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, जो सीक्वेंशियल सर्किट, चलिए पहले मैं उस वीडियो को देखिए, जो उसका कटिंग वीडियो है उसको देखिए। देखने के बाद हमको बताइए कि आपको कहाँ तक समझ में आया, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, पूरा डिजिटल सर्किट, यानी कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना समाया हुआ है इसमें, यानी डिजिटल सर्किट में, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में, यानी पूरा सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्हीं दोनों में है। चलिए, तो सर आप बताइए सर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता तो दूंगा दोनों के दोनों, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। मैं आपको क्लियर कर दूं कि तो मैं अभी तक कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक भी एग्जांपल पढ़ाया हूँ, नहीं सीक्वेंशियल का पढ़ाया हूँ। तो मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट भी यहाँ समझ में आ जाए और सीक्वेंशियल भी आ जाए। हो सकता है कि सीक्वेंशियल
कम समझ में आए, क्योंकि सीक्वेंशियल का यूज अभी हम लोगों ने किया ही नहीं है और ना पढ़े हैं, ना ही कॉम्बिनेशनल का पढ़े हैं। बट मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एक दो पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको मैं बोलता हूं कि जब मैं कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल जब खत्म कर दूंगा तो फिर से आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, तो आपको पूरा का पूरा 100%, 102%, 100 यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो सर आप कॉम्बिनेशनल सर्किट के कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में बताइए और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में बताइए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से सर्किट्स आते हैं, उसको समझाइए और उसकी डिज़ाइनिंग यानी सर्किट डिज़ाइनिंग को हम लोग क्लियर कीजिए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक का नाम है डिजिटल सर्किट्स, लेक्चर नंबर 1। और हम लोग इस डिजिटल सर्किट को दो भाग में क्लासीफाई किए, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, और उसमें भी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। चलिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को समझिए अच्छे से। अगर मेरे पास कोई लॉजिक सर्किट है, ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है या किसी भी तरह का ऑपरेशन करता है, किसी भी तरह का ऑपरेशन करता है, अगर मेरे पास कोई सर्किट होगा, चलिए मैं इसको दिखाता हूं ऐसे, देख लीजिए, ये लॉजिक सर्किट मैंने बनाया, लॉजिक सर्किट। आपको मालूम है मैंने लॉजिक गेट का डेफिनेशन दिया था, उसमें बताया था कि इसमें कुछ इनपुट्स दिया जाता है, कितने इनपुट होंगे नहीं पता, लेकिन अभी हम इनपुट दे रहे हैं। और इस लॉजिक सर्किट के द्वारा जो भी सर्किट्स बनाएंगे, वो सर्किट के पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट भी मिलेगा। ये बात तो हम लोग बहुत शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लॉजिक गेटों का कॉम्बिनेशन बनाना है, और कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है वो तो आगे के चैप्टरों में मैं बताऊंगा। लेकिन जो भी लॉजिक सर्किट बनेगा वो यहाँ इनपुट देंगे और यहाँ आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कॉम्बिनेशनल होगा या सीक्वेंशियल होगा, कैसे पता चलता है, और कॉम्बिनेशनल होता क्या है? यदि मैं किसी में इनपुट दूं और आउटपुट मिले, इनपुट दूं और प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दे, ठीक है, यानी अभी मैंने जो भी इनपुट दिया, मान लिया 0 दिया और इधर 1 मिला, ऐसा कुछ मेरे पास सर्किट है या कुछ मिला, तो ये जो कहलाएगा इसे कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सर ऐसा क्यों बोल दिया आप, सीक्वेंशियल क्यों नहीं बोले? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो आपको मैं बता दूं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट किसे कहते हैं। जब आप किसी भी लॉजिक सर्किट में इनपुट देते हैं, यानी प्रेजेंट इनपुट देते हैं, वर्ड्स को पकड़िए, प्रेजेंट इनपुट देते हैं, और उसी समय जो आउटपुट मिलता है, प्रेजेंट आउटपुट मिलता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। यानी प्रेजेंट स्थिति को बतलाने वाला सर्किट, प्रेजेंट स्थिति को बतलाने वाला सर्किट क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहलाता है। प्रेजेंट स्थिति, चलिए सर प्रेजेंट स्थिति का मतलब यही ना, अभी हम 0 दिए तभी क्या मिला? 1, ये प्रेजेंट स्थिति है। लेकिन यदि मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 1 दे दूं तो इधर 0 मिलेगा। मतलब मान लिया कोई ऐसा सर्किट होगा कि 1 देने पर 0 आ रहा है, तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये सर्किट में इसके पहले वाला कौन था, मेरे बात क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने 0 दिया तो 1 आया, आपने बोला मैंने प्रेजेंट में 0 दिया तो प्रेजेंट में आउटपुट मिला, एकदम सही है। यदि मैं 1 दे रहा हूं, अब मेरे पास आंसर 0 मिला, फिर मैं पूछूंगा पीछे में क्या आंसर था? अरे भाई तो आपको याद ही नहीं है पीछे में कहाँ क्या था, तब बोलेगा कहाँ, इससे सर्किट से पूछने जाइएगा कि पीछे क्या था, उतना याद है? आपके पास हजारों मशीन है, हजारों का डेटा याद रहेगा क्या? नहीं। कैसे याद रहेगा? कि सर इससे पूछेंगे भाई तुम रखा क्यों नहीं, तो ये क्या बोलता है सुनिए, इसको हम डांटे, सर्किट को डांट रहे हैं कि भाई तुमने पीछे का डेटा रखा क्यों नहीं। तो ये क्या बोलता है? बोलता है भाई मेरे पास मेमोरी है ही नहीं, मेरे पास पीछे के डेटा को रखने के लिए मेमोरी होना चाहिए। जैसे आपको मैंने आज पढ़ाया, आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, दिमाग में स्टोर करके रखे, तो मैं पूछता हूँ कल क्या पढ़ाया था, तो आप याद करके बताते हैं कि अच्छा वो पढ़ाया था। तो आपके पास मेमोरी है जो कि आप पास्ट डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो अब देखिए जब 1 दे दिए तो ये 1 वाला 1 क्या हो गया? प्रेजेंट डेटा हो गया। क्या डेटा हो गया? प्रेजेंट। और ये क्या हो गया? पास्ट। कौन डेटा हो गया? पास्ट। यानी कि जो मैं प्रेजेंट डेटा दूंगा प्रेजेंट आंसर मिलेगा, लेकिन पास्ट वाला आंसर हमें प्राप्त नहीं होगा। पास्ट वाला भूल गए, पास्ट कहाँ गया? वो तो पास्ट हो गया। अब इसके पास पास्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पास्ट वाला का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं क्यों है? तो भाई सर इसके पास कोई मेमोरी ही नहीं है। तो दो बातें क्लियर हुई, दो बातें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हुई। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट पर निर्भर करता है, पहला बात क्लियर। दूसरा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के पास
कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, मेमोरी क्या होता है सर? किसी भी पास्ट डेटा को स्टोर करके रखने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी। कौन डेटा को? पास्ट डेटा को। मैंने अभी पढ़ाया, डेटा तुम्हारे लिए पास्ट हो गया थोड़ी देर में और तुमने उसको स्टोर करके रखा। ठीक है, स्टोर पास्ट डेटा को ही तो स्टोर करेंगे, आने वाला कौन सा डेटा पता ही नहीं है तो हम उसको कैसे स्टोर कर ले? पास्ट डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। इसका मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के पास मेमोरी नहीं होता है। पॉइंट नोटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, सीक्वेंशियल में मैं बढ़ाते इसमें बताऊंगा, इसके पास पास्ट और प्रेजेंट दोनों डेटा को बताता है और इसमें मेमोरी भी होता है, मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी आपने लॉजिक सर्किट यानी कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में ये देखा कि ये प्रेजेंट स्थिति के बारे में बताता है, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, इसमें मेमोरी नहीं होता है। सर इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग आगे चल के क्लॉक सिग्नल देने का काम करेंगे। यही मैं बताना चाह रहा था। मैं थोड़ा सा बात बोला था ना कि कुछ चीज़ें जो है समझ में भी नहीं आएंगी, तो मैं आपको आगे चल के एक सिग्नल के बारे में बताऊंगा, इस तरह के सिग्नल। ठीक है, सिग्नल जो कि कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। आप पहले पढ़ चुके होंगे, इस तरह का सिग्नल ऐसे ऐसे, ये एसी सिग्नल है, वैसा आप पढ़े थे ना, एसी सिग्नल बोलते हैं आप, इसको डीसी सिग्नल आप बोलते हैं, इस तरीके से आप डीसी सिग्नल बोलते हैं। तो वैसे ही ये एक प्रकार का सिग्नल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। ठीक है, तो इसे हम लोग +5 वोल्ट के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग 0 वोल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें दो तरह के लेवल होते हैं, +5 वोल्ट 0 वोल्ट, +5 वोल्ट 0 वोल्ट। ये +5 वोल्ट को यहाँ पर 1 इंडिकेट होता है और इसे 0, ये 1 और 0। इस तरह के सिग्नल को डिजिटल क्लॉक सिग्नल कहते हैं, डिजिटल क्लॉक सिग्नल। यही मैं बताना चाह रहा था कि मैं अभी इसको पढ़ाया नहीं हूं, तो मैं हो सकता है कॉम्बिनेशनल सर्किट समझाते समय इन सब शब्दों का प्रयोग करूंगा तो कम समझ में आए, लेकिन आगे चल के इसको पढ़ना है, हमको इसी सिलेबस में पढ़ना है, तो मैं आपको समझा दूंगा तो फिर दोबारा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी चलिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट में रिफ्रेशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिफ्रेशिंग का कोई जगह नहीं है। रिफ्रेशिंग का मतलब डिजिटल क्लॉक सिग्नल देना और उस सर्किट को रिफ्रेश करना, रिफ्रेशिंग नहीं होता है। इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं दिया जा सकता है, क्लॉक सिग्नल से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लॉक सिग्नल हम लोग नहीं देते हैं और ये बिना क्लॉक सिग्नल के ऑपरेट होता है। प्रेजेंट डेटा और प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट पे लॉजिक सर्किट ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट देता है, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? लेकिन इतना में प्रॉब्लम आने लगा सर। क्या प्रॉब्लम आने लगा? ठीक है, सुनिएगा सर। इसके पास्ट जो अभी ये डेटा प्रेजेंट डेटा है, पास्ट डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या आंसर मिला था? आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर जैसे डिवाइस डिजाइन हुए, ठीक है, तो उसमें पास्ट डेटा का बहुत बड़ा रोल था। पास्ट डेटा याद ही नहीं रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे कोई प्रोग्राम करेगा? ठीक है, प्रोग्राम करना है ना, प्रोग्राम करने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या काम किया था, तो उसके लिए पास्ट डेटा को याद रखना जरूरी है। और ऐसे ही पास्ट डेटा को याद करने के लिए हम लोग इसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, देखिए सर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास लॉजिक सर्किट हो गया। अगर आप इनपुट दिए आउटपुट मिला तो ये इनपुट हो गया और ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। इतना को आप क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर मैं इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहां से जोड़कर एक यहां डिवाइस जोड़ दूंगा और डिवाइस का नाम है मेमोरी। कौन सा डिवाइस? मेमोरी जोड़ दूंगा। ऐसे अगर मैं इसके इनपुट और इसके आउटपुट के बीच में एक डिवाइस जोड़ देता हूं मेमोरी, तब ये पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा सिस्टम सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट आउटपुट पर निर्भर करता है। लेकिन अब देखिए, अगर आउटपुट मिला, जो इनपुट दिए आउटपुट मिला, वो जाके कहां स्टोर हो गया? मेमोरी में। और वो पास्ट डेटा है, अब वो पास्ट डेटा इनपुट को भी दे रहा है, तो इनपुट अब प्रेजेंट पे भी निर्भर कर रहा है, पास्ट पे भी निर्भर कर रहा है। यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ प्रेजेंट पे निर्भर करता है ऐसा नहीं है। दिखने में भी लग रहा है कि सर मैंने फीडबैक बना दिया, फीडबैक भी आपको एक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि देखिए ये तार इससे जोड़ दिया गया का मतलब इससे जो पास्ट डेटा मेमोरी में आया और ये पास्ट डेटा इनपुट को मिल रहा है। इसके इनपुट में तो हम प्रेजेंट डेटा देते ही है और पास्ट डेटा भी दे रहे हैं, पास्ट डेटा भी जा रहा है।
इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रेजेंट पे निर्भर करेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को यानी कॉम्बिनेशनल से ही सीक्वेंशियल बनाया गया। कॉम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट डाले तो सीक्वेंशियल बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में हमको लगता है कि बहुत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल। हाँ, अगला इसमें एक और पॉइंट छूट गया कि सर क्या ये जो क्लॉक सिग्नल आप बता रहे हैं, इस क्लॉक सिग्नल की इसको जरूरत है? यस, बिना क्लॉक सिग्नल के सीक्वेंशियल सर्किट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? तो क्योंकि क्लॉक सिग्नल इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और वर्क करने के लिए देता है कि कैसे आप वर्क करेंगे। आप इसके लिए थोड़ा सा इस चैप्टर पे पहुंचने दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं फ्लिप फ्लॉप, जैसे कंप्यूटर साइंस भी फ्लिप फ्लॉप के बारे में सुन चुके हैं, और ऐसा नहीं कि आप जो ही सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं आप लोग अननोन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो अलग है कि वो लोग नहीं देखे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, फ्लिप फ्लॉप इस सिलेबस में भी फ्लिप फ्लॉप है। ऐसे आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप का नाम सुना है, फ्लिप फ्लॉप आने वाले सिलेबसों में भी है। तो फ्लिप फ्लॉप में अगर आप देखेंगे तो एक एरो मार्क दिया जाता है, एरो मार्क, इस तरीके से एरो मार्क, ये क्लॉक सिग्नल को इंडिकेट करता है। ये कह रहा है, यहाँ क्लॉक लिखते हैं, CL के क्लॉक, ये क्लॉक में इसी तरह के सिग्नलों को देते हैं और ये अंदर के सर्किट को ऑपरेट करता है। क्लॉक सिग्नल के द्वारा ही सर्किट को ऑपरेट कराया जाता है। कैसे ऑपरेट होता है तो सर्किट पे पता चलेगा। तो अब आते हैं, ये तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में हुआ। आप बोलेंगे सर कॉम्बिनेशनल सर्किट में कौन कौन लोग आते हैं? अरे बहुत सर्किट है जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है, जो प्रेजेंट डेटा और प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट पे निर्भर करता है। चलिए सबसे पहला नाम आपको याद दिला देते हैं, एडर। कौन? एडर। फिर कौन सा? सबट्रैक्टर, ठीक है, सबट्रैक्टर। उसके बाद मक्स, फिर कौन? डीमक्स, ठीक है। फिर कौन? इनकोडर, इनकोडर। फिर कौन? डिकोडर, ठीक है। फिर कौन? कोड कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर। फिर कौन? उसके बाद आता है कंपैरेटर। इस तरह के जितने भी डिवाइसेस आपको मिलेंगे सभी के सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों के पास अपना कोई मेमोरी नहीं होता है। ये प्रेजेंट डेटा को जिसमें दीजिएगा तो ये अपना ऑपरेशन करने के बाद फाइनल आउटपुट दे देगा और वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसको स्टोर नहीं करता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत, ठीक है, जो कि अब शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें एक एक करके सभी टॉपिक को हमको पढ़ना है और हम लोग को पढ़ाई करना है। दूसरा, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर। तो तीन तरह के डिवाइसेस इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता क्या है और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता क्या है। रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए, और कहीं डाउट्स होता है तो हमसे आप कंसल्ट कीजिए। मैं अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में 2-4 पॉइंट लिखूंगा, वही बात लिखूंगा जो मैंने पीछे बोला और उसको समझाऊंगा भी। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, पॉइंट बाई पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा मैंने लिख दिया बोर्ड पे, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। मैं पढ़ के समझा देता हूँ। ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज ए लॉजिक सर्किट द आउटपुट ऑफ विच, जिसका जो आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होगा, विच डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, इनपुट सिग्नल के कॉम्बिनेशन पे निर्भर करता है। किस कौन निर्भर करता है? आउटपुट, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, द आउटपुट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट और आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट और आउटपुट, इनपुट के कोई भी पास्ट, चाहे इनपुट का हो या आउटपुट का हो, ठीक है, आउटपुट भी पास्ट हो सकता है, इनपुट भी पास्ट हो सकता है, उस किसी पास्ट वैल्यू पे निर्भर नहीं करता है। कौन? सर कॉम्बिनेशन सर्किट का इनपुट। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डू नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी, ठीक है, टू स्टोर वैल्यू ऑफ इनपुट और आउटपुट। पास्ट वैल्यू किसी भी पास्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसके पास मेमोरी ही नहीं होता है। जब पास्ट वैल्यू पे काम ही नहीं कर रहा है तो मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी?
इसीलिए कभी कोई पूछ देगा कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी क्यों नहीं होता, तो आप बता देना कि सर इसमें प्रेजेंट वैल्यू पास्ट वैल्यू पर निर्भर ही नहीं करता, सब प्रेजेंट वैल्यू पर निर्भर करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू पर निर्भर करेगा तो हमको मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसलिए लिखा है हेंस, इसलिए इस मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वी डू नॉट यूज एनी टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल सच एज क्लॉक सिग्नल। इसमें किसी भी तरह के क्लॉक सिग्नल यानी सिंक्रोनाइजेशन, आगे चल के मैं बताऊंगा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अभी वर्ड्स आ गया सिंक्रोनाइजेशन, तो आप इसको अंडरलाइन करके रखें, धीरे धीरे इन सब शब्दों का भी यूज आगे मिलेगा। सिंक्रोनस सर्किट जब हम लोग पढ़ने लगेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, क्योंकि ये सीक्वेंशियल का पार्ट होगा, उसमें यूज होता है क्लॉक सिग्नल, तो सिंक्रोनाइजेशन वर्ड आएगा, ठीक है। ओके, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, ये सब वर्ड्स आएंगे, आप चिंता नहीं करें। तो टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, टाइम समय को एक साथ करने का काम होता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। आइए एग्जाम्पल में ढेर सारे नाम हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये पढ़ना है सारे सिलेबस में, मक्स, डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर और कंपैरेटर, सब के सब में हम लोग यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। टोटल हम लोगों को सिलेबस में है और पढ़ना भी है। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, यदि मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मेमोरी डाल दूँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट को मैंने क्या बताया, ठीक है। इसमें एक फोटो बनाना भूल गए, यहाँ पर आप बना दीजिए छोटा सा फोटो, अच्छा रहेगा कि यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट, कोई भी लॉजिक सर्किट आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे दीजिए इनपुट और इधर लिख दीजिए आउटपुट, ये लिख दीजिए इनपुट और इधर लिख दीजिए आउटपुट, ठीक, इनपुट और आउटपुट। तो ये पूरा जो सिस्टम कहलाएगा ये कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा। इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, बस इसी पे निर्भर करता है। सीक्वेंशियल सर्किट के उसी कॉम्बिनेशनल को लाओ यहाँ पर और साथ में उसमें एक मेमोरी जोड़ दो, तो पूरा सिस्टम कहला जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मेमोरी। अब मेमोरी क्या करता है, आउटपुट के पास्ट वैल्यू को भी स्टोर करता है और इनपुट के पास्ट वैल्यू को, पीछे का इनपुट पीछे का आउटपुट दोनों को स्टोर करके रखता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट काम कर रहा है वो पास्ट इनपुट, पास्ट आउटपुट और पास्ट इनपुट दोनों पे काम कर लेता है। यही बात मैंने लिखा है, ठीक है। ए सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट टाइम इनपुट, प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, यानी प्रीवियस का पास्ट, एंड द सीक्वेंस इन विच द प्रेजेंट इनपुट अप्लाइड। जितना सीक्वेंस में तुम देते जा रहे हो सब पे ये निर्भर करता है, ठीक है। कौन दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कितना देर के बाद दे रहे हो, ये सब इस पे आएगा। समय भी निश्चित करना होगा इसमें, ठीक है। टाइमिंग सर्किट बन जाता है इसमें, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मेमोरी एलिमेंट, यानी सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट भी होता है साथ में मेमोरी एलिमेंट। अगर आप मेमोरी एलिमेंट लिखना भूल गए तो कॉम्बिनेशनल बन जाएगा, उसमें मेमोरी एलिमेंट ऐड करना होगा और फीडबैक पाथ में करना होगा। हियर मेमोरी इज कनेक्टेड एज ए फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ का मतलब होता है कि आउटपुट से लेकर फिर इनपुट की तरफ कनेक्ट करना, बीच में जोड़ना, इसे फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीडबैक। आइए, वी यूज क्लॉक सिग्नल फॉर इट्स ऑपरेशन, इसको ऑपरेट करने के लिए क्लॉक सिग्नल भी देंगे। जब हम सीक्वेंशियल पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा क्लॉक की जानकारी उसमें देंगे। क्लॉक पढ़ाए बिना हम सीक्वेंशियल नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले हम सीक्वेंशियल सर्किट में जब जाएंगे तो क्लॉक सिग्नल के बारे में, डिजिटल क्लॉक सिग्नल के बारे में आपको समझाएंगे कि उसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। उसमें फॉलिंग एज होता है, ट्रेलिंग एज होता है, लेबल सिग्नल होता है, बहुत सारे उसमें सिग्नल्स के नाम हैं, उनको भी हम लोग सीखें। तो आपने अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में अच्छे से समझा। अब आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में एक बहुत ही अच्छा शब्द का जिक्र मैंने किया है, उस शब्द का नाम है क्लॉक सिग्नल। कौन सा शब्द, क्लॉक सिग्नल, CLOCK, क्लॉक, ठीक है। ये क्लॉक सिग्नल क्या होता है, क्योंकि इस क्लॉक सिग्नल का प्रयोग जनरली मैं पूरे के पूरे सीक्वेंशियल सर्किट में करूँगा। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब ही होता है क्लॉक सिग्नल देना। बिना क्लॉक सिग्नल के सीक्वेंशियल सर्किट अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना क्लॉक सिग्नल के सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन कर लूँ, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अभी हम लोग क्लॉक सिग्नल के बारे में जानेंगे, क्लॉक सिग्नल होता क्या है। तो चलिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक छोटा छोटा क्लिप बना रहा हूँ और उस क्लिप को राइट साइड में नहीं, उस साइड में आपको फ़ोटो दिखेगा और उस फोटो को आप देखकर सेम टू सेम कॉपी करेंगे। मैं इसको आराम से डिक्टेट कर रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप बना करके उसमें लिख रहा हूँ। चलिए, तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है, चलिए आपके देखिए उस साइड में एक फ़ोटो आ गया होगा, ठीक है। उस फोटो में ऊपर में हेडिंग डाला हुआ है क्लॉक सिग्नल। तो
फ़ोटो कैसा दिख रहा है पहले उसको देख लीजिए, फिर तो हम पढ़ पढ़ के एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको बताएंगे। फ़ोटो में कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ऊपर में ऐसे बॉक्स जैसा है, फिर आपके पास, ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है ना, फिर ये आपके पास टाइम अक्ष होता है और ऊपर में आप वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज अक्ष होता है, ठीक है। जनरली जितने भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको दो लेवल में बांटा गया है, ठीक है। ये क्लॉक सिग्नल कैसे आया उसको समझा देता हूँ। जो सिग्नल हम लोग देते हैं, ये सिग्नल का नाम है साइनोसॉइडल सिग्नल, जो हम लोग जनरली घरों में देखते हैं या हमारे घरों में जो आता है वो साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब समय के साथ हर समय में आपका सिग्नल मिल रहा है, किसी भी समय पे टाइम पे अगर आप वैल्यू मांगेंगे तो मिल जाएगा। बट ये जो सिग्नल है कंटिन्यूअस नहीं है, इसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और ये बात मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 1 में बताया था। आप अगर लेक्चर नंबर 1 मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होता क्या है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, तो डिजिटल सिग्नल समय के साथ टूटा होता है। देखिए इतना से इतना दूर कोई सिग्नल नहीं नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, फिर सिग्नल आएगा, फिर नहीं आएगा, तो ऐसे सिग्नलों को हम लोग डिजिटल सिग्नल नाम देते हैं। ऐसा नाम डिजिटल सिग्नल क्यों पड़ा? क्लॉक सिग्नल, एक और कौन सा नाम बोला मैंने? डिजिटल सिग्नल। क्यों नाम पड़ा डिजिटल सिग्नल? सुनिए, डिजिट से बना है, ठीक है। इसमें जनरली बाइनरी डिजिट का प्रयोग करते हैं हम लोग। कैसा डिजिट? बाइनरी। एक्चुअली बाइनरी डिजिट में दो संख्या का प्रयोग होता है, 0 और 1। सर इसमें सिग्नल में बाइनरी डिजिट कहाँ आया बताइए? तो देखिए, जो ये लेबल दिख रहा है ऊंचा वाला, इसमें दो ही तरह के लेबल मतलब, ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि सतह, दो तरह के लेबल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला लेबल, ठीक है, एकदम ऊपर ऐसे छत जैसा बना हुआ है, नीचे में ज़मीन जैसा है। तो जो ये लेबल और ये लेबल, दो ही तो लेबल इसमें दिख रहा है। तो ये जो ऊपर वाला लेबल है इसे हाई लेवल कहा जाता है, HIGH हाई, और इसे लो लेवल कहा जाता है, ठीक है। हाई लेवल और लो लेवल, ठीक है। और हाई लेवल को याद कीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 से सूचित करते हैं। किससे? 1 से। और लो को किससे सूचित करते हैं? 0 से सूचित करते हैं। तो ये एक सिग्नल है जिसमें हाई और लो का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 0 का प्रयोग करते हैं। रिप्रेजेंट, ठीक है, 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना उसका एक सिंबॉलिक तरीका बताता है कि उस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 1 और 0। और 1 0 से रिप्रेजेंट करने के कारण ही इसका नाम डिजिटल सिग्नल पड़ा, क्योंकि एक डिजिट खास नंबर सिस्टम के डिजिट पे काम कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट पे काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम डिजिटल सिग्नल भी पड़ा या क्लॉक सिग्नल पड़ा। आइए सर, ये एग्जैक्टली 1 और 0 नहीं समझ में आया, इसको और समझाते हैं। ये जो अक्ष है ये वोल्टेज लेवल है, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिएगा, आगे चल के मैं बताऊँगा, +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट। और ये जो अक्ष है 0 वोल्ट। यानी कि डिजिटल सिग्नल में 2 वोल्टेज लेवल होते हैं। जैसे इस वाला सिग्नल जो है कंटिन्यूअस सिग्नल है, इसके भी ऊपर में कुछ ना कुछ वोल्टेज लेवल होता है, नीचे में कुछ वोल्टेज लेवल होता है। मतलब जैसे यहाँ पर मान लिया 10 वोल्ट है और यहाँ पर -10 वोल्ट, ऐसा कुछ आप देते हैं। याद कीजिए, जब आप AC पढ़ रहे थे या सिग्नल पढ़ते हैं तो ऊपर में कुछ, ऊपर का सिग्नल प्लस में दिखाते हैं, नीचे का माइनस में दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग +5 वोल्ट इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास, क्या सिर्फ +5 से इंडिकेट किया जाता है? तो नहीं, आपकी मर्जी है, आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जितने भी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस देखने को मिलते हैं या ICs, डिजिटल ICs देखने को मिलते हैं जो बाज़ारों में अवेलेबल हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले IC, उसमें मुख्यतः कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। मुख्यतः कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। या मुख्यतः कितना वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं? 5 वोल्ट। आगे ध्यान देंगे, हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे आगे चल के।
आप 5वें सेमेस्टर में जाइएगा, ठीक है, चौथे सेमेस्टर का सिलेबस है, 5वें सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना होगा, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उन लोगों को भी ये बात मैंने जिक्र किया होगा कि वो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का आईसी है जो 8085 उसका नाम है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा पढ़ना होता है आप लोगों को सिलेबस में? 8085, और इस 8085 में +5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया है, तो वही +5 वोल्ट। या आप याद कीजिए मैं लॉजिक गेट पढ़ा रहा था, तो लॉजिक गेट में ढेर सारा आईसी यूज होता था ना। तो एक जब आईसी यूज करते थे, आपको आईसी यूज करते थे तो उस समय यहाँ पर और यहाँ पर याद कीजिए, एक में ग्राउंड शब्द का प्रयोग होता था और एक में वीसीसी शब्द का प्रयोग होता था। तो जो वीसीसी होता है यहीं पर +5 वोल्ट का प्रयोग होता है। तो मुख्यतः जितने भी आईसी हमारे पास अवेलेबल हैं सभी में +5 वोल्ट का प्रयोग होता है, ठीक। तो यहाँ तक डिजिटल सिग्नल आपने देखा, मैं डिजिटल सिग्नल को आपको पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नल हम लोग को कैसा दिखता है। हो सकता है इस तरह के सिग्नल का जिक्र पहले कभी हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, तो एक नए तरह का सिग्नल का प्रयोग करने वाले हैं। अब पढ़ते हैं, डिक्टेट करते हैं। देखिए आपके जो स्क्रीन पे आया है, द क्लॉक सिग्नल सोन इन फिगर 3.1.2, जो कि नीचे फोटो में भी लिखा हुआ है 3.1.2 क्लॉक सिग्नल इज ए टाइमिंग सिग्नल। यह एक प्रकार का टाइमिंग सिग्नल है। एवरी सिक्वेंशियल सिग्नल विल हैव दिस टाइमिंग सिग्नल अप्लाइड एज एन इनपुट सिग्नल, ठीक है। कह रहा है कि यह टाइमिंग सिग्नल सभी सिक्वेंशियल सर्किट में इनपुट सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सिग्नल है यह सिग्नल टाइमिंग सिग्नल है और यह सभी सिक्वेंशियल सर्किट के में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ देता हूँ, क्लॉक इज ए रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? ठीक है, आयताकार। देख लीजिए आयताकार सिस्टम में है, ठीक है, आयताकार सिस्टम में है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सिग्नल एज सोन इन विथ ड्यूटी साइकिल ऑफ 50%। बहुत सारे लोगों को ड्यूटी साइकिल समझ में नहीं आता, चलिए ड्यूटी साइकिल समझते हैं। ड्यूटी साइकिल में साइकिल को समझिए पहले। साइकिल किसे कहते हैं? अगर कोई सिग्नल पर्टिकुलर पोर्शन को रिपीट करते रहता है, ठीक है, फिर से सुनिएगा, अगर कोई सिग्नल पर्टिकुलर पोर्शन को रिपीट कर रहा है सेम टू सेम, तो हाँ वो एक पीरियोडिक सिग्नल कहलाता है। कैसा सिग्नल कहलाता है? पीरियोडिक। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर वही सिग्नल आ रहा है। आप चेक कीजिए, मैं इसको और बड़ा करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इधर, उसके बाद फिर इधर, तो देख लीजिए उसी तरह का सिग्नल आ रहा है सेम टू सेम, ये और ये। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कहलाएगा। और इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड आपके पास दिख रहा है ऑन ऑफ, इसमें है दो पार्ट है, ऑन और ऑफ। इसे हम लोग टी ऑन बोलते हैं और इसे हम लोग टी ऑफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है इसलिए टी ऑफ। जनरली आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस वाले भाग को देने से जो डिवाइसेस है वो नहीं चलता है और ये वाला पोर्शन देने से डिवाइसेस चलता है। अब आप सोचिए, तो एक बात बताइए, पूरे साइकिल में कितना देर ड्यूटी हो रहा है? ड्यूटी मतलब जैसे मैं आपसे बोलूँगा 24 घंटे का दिन रात होता है, अब 12 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा घर में रहते हैं, तो कितना देर ड्यूटी किए? ठीक है, 12 घंटा ड्यूटी किए, वही ड्यूटी हुआ। कितना घंटा में? 24 घंटा में। तो आपको कैसे इंडिकेट कर देते हैं? लीजिए सर, आपका टोटल घंटा 24 है और आपने 12 घंटा ड्यूटी किया, ठीक, तो 12/24 ऐसे ही तो करते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, जितना नंबर का जो नंबर लाते हैं वो ऊपर रहता है, वैसे ही इसमें भी होता है। तो टी ऑन और टी ऑफ बराबर बराबर होता है, इक्वल होता है दोनों, ठीक है, कभी छोटा बड़ा नहीं ले सकते हैं आप। डिजिटल सिग्नल में ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये छोटा बड़ा नहीं ले सकते हैं, सब इक्वल लेना है। तो बताओ टी ऑन और टी ऑफ बराबर है, टी ऑन बराबर है किसके? टी ऑफ के। तो अब बताओ टोटल टी है ना, सही है, और हमको ड्यूटी इतना ही दूर हो रहा है, तो ड्यूटी साइकिल में क्या होगा? टी ऑन ड्यूटी साइकिल बराबर टी ऑन बटा में टी होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं टी ऑन बटा में टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब टी ऑन और टी ऑन बराबर, टी ऑन और टी ऑफ बराबर है तो दोनों को जोड़ेंगे तो टी ऑन, इसको टी ऑन ही लिख सकते हैं, टी ऑन टू टी ऑन बटा में टू टी ऑन,
अब देखिए टी ऑन कट जाएगा, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.5 का मतलब हो गया परसेंटेज में बदलिएगा तो 50%, यानी इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी होती है 50%। ड्यूटी साइकिल कितनी होती है 50%। किसकी? तो डिजिटल सिग्नल की ड्यूटी साइकिल 50% होती है। यदि मान लिया कि इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, पढ़े हैं ना आप लोग, तो उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज क्लॉक सिग्नल के बारे में बताया। ठीक है, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बेसिक्स स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट पे एंटर नहीं किए हैं। आज तो मैं सिर्फ क्लॉक सिग्नल पे बात किया। अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बेसिक मेमोरी सेल के बारे में बताएंगे। ठीक है, बेसिक मेमोरी सेल, बेसिक मेमोरी सेल के बारे में बताएंगे। और ये जो बेसिक मेमोरी सेल होगा इसमें हम लोग लैच के बारे में पढ़ेंगे। लैच, इसी लैच के बाद हमें पढ़ने को मिलेगा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो क्या होता है इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लंबा हो गया थोड़ा लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।